हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था। ब्रेक का कीवर्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब मैं चाहता हूं कि मेरे लूप में जब ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाए, ये कंडीशन जब ट्रू हो जाए, तब तुम ब्रेक करवा दो। ब्रेक का मतलब कि आप उस लूप से बाहर चले जाओ, उस लूप को वहीं पर ही एंड कर दो। और कंटिन्यू का कीवर्ड क्या काम करता है? कंटिन्यू का कीवर्ड अगर मैंने किसी कंडीशन पर कंटिन्यू का कीवर्ड लगा दिया तो उसमें ये होता है कि वो उस आइट्रेशन पर वो काम नहीं करेगा जो लूप में हो रहा है, वो उस आइट्रेशन पर वो काम नहीं करेगा जो लूप में हो रहा है, लेकिन वो आगे आपकी कंडीशन को कंटिन्यू कर देगा। मतलब वो बोलेगा कि भाई अभी इस आइट्रेशन पर मैं ये काम नहीं करने दूंगा, आगे आने वाली आइट्रेशन पर जब तक भाई तुम्हारी लूप की कंडीशन ट्रू रहे तब तक तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन अभी इस आइट्रेशन पर मैं काम नहीं करने दूंगा। तो ये किसका काम होता है? कंटिन्यू स्टेटमेंट का। अब फिर हम लोगों ने प्रोग्राम्स बनाए थे, जैसे हमने एक ये प्रोग्राम बनाया था कि हमने आई से 0 से 9 तक जो है वो वैल्यूज प्रिंट करवानी थी। लूप को हमने ये काम बोला था। ये सिंपल क्या कर रहा था? 0 से 9 तक वैल्यूज प्रिंट करवा रहा था। लेकिन अगर मैं इसको बोल दूंगा कि भाई जैसे ही आई की वैल्यू 4 हो जाए तुम क्या करवा दो? ब्रेक करवा दो। मतलब ये पहले 0 के लिए करवाएगा, 1 के लिए करवाएगा, 2 के लिए करवाएगा, 3 के लिए करवाएगा, 4 के लिए करवाएगा। उसके बाद ये जैसे यहाँ पर आएगा ये बोलेगा ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, 4 के बराबर है, तो ये बोल देगा ब्रेक। तो ये आगे 5 6 7 8 9 को नहीं करवाएगा, ये क्या करेगा? इस लूप से बाहर चला जाएगा और ये फिर यहाँ पर आकर जो भी स्टेटमेंट होगी ये वो चीज प्रिंट करवा देगा। अगर कोई स्टेटमेंट नहीं होगी तो वहीं पर ही प्रोग्राम रुक जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक का कीवर्ड क्या होता है कि जब आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर आपने ब्रेक का कीवर्ड यूज करा हुआ है तो वो उस लूप को वहीं पर ही एंड कर देगा, खत्म कर देगा, बाहर चला जाएगा कंट्रोल फ्लो। फिर उसके बाद बारी आती है कंटिन्यू कीवर्ड की। अब जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी थी कि 0 से 4 तक हम वैल्यूज प्रिंट करवा रहे थे। ठीक है, तो 0 से 4 तक वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने कंटिन्यू के कीवर्ड लगा दिया, अगर मैंने बोला कि जैसे ही आई की वैल्यू 3 के बराबर हो तुम कंटिन्यू करा दो। कंटिन्यू का मतलब ये है कि कंटिन्यू के नीचे जो स्टेटमेंट आ रही हैं, जब ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाए तब तुमने ये वाला काम नहीं करवाना है, वापस तुम कंटिन्यू करवा सकते हो। कंटिन्यू का मतलब ये है कि तुम वापस जाओ, अपनी वैल्यू बढ़वा लो, फिर मैं आपको करने दे दूंगा, लेकिन इस आइट्रेशन पर जब आई की वैल्यू 3 होगी तब मैं आपको ये काम करने नहीं दूंगा। ये लूप को ब्रेक नहीं करता, लेकिन ये उस आइट्रेशन पर आपको वो काम करने नहीं देता। और ब्रेक का कीवर्ड तो लूप को ही खत्म कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ प्रोग्राम्स वगैरह बनाए थे ब्रेक एंड कंटिन्यू के कीवर्ड्स के। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक लेबलिंग का कॉन्सेप्ट देखा था। लेबलिंग का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने सबसे पहले नेस्टेड लूप बनाया था। नेस्टेड लूप का मतलब लूप के अंदर लूप। पहले हमने एक लूप बनाया, उसके अंदर हमने एक और लूप बनाया। ठीक है, और उसके अंदर हमने कंडीशन लगा दी थी कि जब आई की वैल्यू 2 के बराबर हो जाए और जे की वैल्यू भी 2 के बराबर हो जाए तब तुम क्या करो? ब्रेक करा दो। तो ये जो ब्रेक करा रहा था ये इस वाले लूप को ब्रेक करा रहा था। जब इस वाले लूप को ब्रेक करा रहा था तो ये इनर लूप था, तो वो वापस फिर कहां जा रहा था? ब्रेक होने के बाद आउटर लूप के पास जा रहा था, और तब भी हमारा प्रोग्राम आगे चल रहा था। ठीक है, सिर्फ इनर लूप की कुछ कंडीशंस नहीं चल रही थी, बाकी हमारा प्रोग्राम चल रहा था। अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने बाहर वाले लूप को ब्रेक करवा दूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहां पर लेबलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। मैं अपने दोनों लूप्स को मैं क्या करूंगा? नाम दे दूंगा, कुछ भी लेबल दे दूंगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ये हमेशा उस लूप को जो है वो ब्रेक करवाता है जिस लूप के अंदर ये होता है। ब्रेक का कीवर्ड आप जिस लूप के अंदर यूज करते हो बाय डिफॉल्ट वो उसी को ही ब्रेक कराता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर अंदर नहीं भी लिखूंगा तब भी वो अंदर वाले लूप को ही, इनर लूप को ही क्या करेगा? ब्रेक कराएगा। लेकिन मैंने क्या करा? बाहर यूज करा। बाहर क्या है? इसका लेबल है, मतलब इस वाले लूप का क्या नाम है? बाहर। तो मैंने यहां पर बोल दिया जब ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो तुम ब्रेक कर दो कौन से लूप को? बाहर वाले लूप को। तो जब बाहर वाले लूप को हो जाएगा तो ये कंप्लीटली प्रोग्राम यहां पर एंड हो जाएगा। जब बाहर वाले लूप से ही वो बाहर चला जाएगा तो फिर वो अंदर वाले लूप पर तो आ ही नहीं सकता। तो ये सारी चीजें हमने पिछली वीडियो में अच्छे से कवर कर ली थी। वीडियो को एक दो बार दोबारा जरूर देख लेना। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो मुझे बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पूछ सकते हो, उसके भी लिंक प्रोवाइड किए हुए होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है बहुत जबरदस्त और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है एरेज का। तो मैं इस फाइल को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पर मैंने कुछ अच्छी सी चीज़ें आप लोगों के लिए लिखी हुई हैं। देखो, इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत है कि भाई एरे को हम यूज़ करें, या एरे की ज़रूरत पड़ी ही क्यों? हमने भी ये काफ़ी नाम सुना होगा एरे वेरे का। ठीक है, अगर नहीं भी सुना तो कोई मसला नहीं, आवाज़ सुन लिया होगा। ठीक है, तो देखो एरे हम यूज़ करते क्यों हैं? मान लो कि मैं आपको बोलूँ कि भाई तुम जो है वो स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो स्टोर करवाओ। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप एक वेरिएबल बनाओगे स्टूडेंट 1 मार्क 1 का। ठीक है, उसमें जो है वो पहले मार्क्स स्टोर करोगे, फिर दूसरे मार्क करोगे, फिर तीसरे मार्क, इस तरीके से करोगे। या आप क्या कर सकते हो कि अगर मैं आपको बोलूं कि भाई तुम क्या करो, मैं तुम्हें जो है वो 10 एज बताऊंगा, तुमने उन 10 एज को जो है वो स्टोर करवाना है, तो आप क्या करोगे? उन 10 एज के लिए क्या करोगे? 10 वेरिएबल बनाओगे। अगर मैं बोलूंगा 100 एजेस स्टोर करवानी है तो आप 100 वेरिएबल्स बनाओगे, है ना? लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये काम हम एक वेरिएबल में भी कर सकते हैं
कैसे हम बना सकते हैं उस वेरिएबल को एरे। और एरे क्या करता है, एरे का काम सिंपल ये होता है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यूज टू स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स वैल्यूज। ये क्या करता है, ये मल्टीपल एलिमेंट्स को, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर लेता है इन अ सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल के अंदर, हैविंग सेम डेटा टाइप। बस उनकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास इंटीजर टाइप का डेटा है, फॉर एग्जाम्पल वो 100 है, 1000 है, जितना भी हो, आप उसको क्या कर सकते हो, आप एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। बस उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, सेम होना चाहिए। आप उस वेरिएबल को क्या बना दो, एरे बना दो। अब वो क्या करेगा, वो मल्टीपल एलिमेंट्स को, मल्टीपल वैल्यूज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। यही काम आम वेरिएबल नहीं कर सकता, जो सिंपल वेरिएबल होता है वो नहीं कर सकता। उसके लिए तो फिर आपको जितना डेटा होगा आपको उतने ही वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो ये तो एक बैड प्रैक्टिस है ना, कि आप जो है वो, अगर आपको 100 जो है वो मार्क्स स्टोर करवाने हैं, ठीक है, या आपको 10 सब्जेक्ट के जो है वो मार्क्स स्टोर कराने, तो आपके 10 सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाओगे, नहीं। आपके पास एक ही वेरिएबल बनाओ आप, और उसके अंदर आप मार्क्स स्टोर करवा लो, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि भाई स्टूडेंट्स के नेम्स जो है वो स्टोर करवाने हैं, तो आप क्या करोगे, स्टूडेंट 1 का वेरिएबल बनाओगे, स्टूडेंट 2 का बनाओगे, स्टूडेंट 3 का, इस तरीके से करोगे। आपके पास सिंपल तरीका क्या है कि आप एक वेरिएबल बनाओ स्टूडेंट्स के नाम से और उसको बना दो एक एरे। अब वो क्या करेगा, वो मल्टीपल एलिमेंट्स को, मल्टीपल स्टूडेंट्स के नेम को क्या कर सकता है, वो सेव कर सकता है अपने अंदर, स्टोर कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा एरेस का, कि एरे हमारा काम बचाता है। एरे हमें ये नहीं बोलेगा कि भाई आप हर चीज़ के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाओ। एरे बोलेगा कि भाई अगर आपने सेम डेटा टाइप का जो है वो डेटा आपने स्टोर करवाना है, तो आप मुझे जो है वो, मैं एक आम वेरिएबल हूँ, आप मुझे एरे बना दो पहले, फिर आप जो है वो मेरे अंदर ये काम कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा सिंपल एरे का। अब एरे के लिए हमारे पास कुछ चीज़ आ जाती है। सबसे पहले एरे को डिक्लेयर कैसे करें, कि भाई अपने प्रोग्राम को बताएं कैसे कि भाई ये एक एरे वेरिएबल है। आपके लिए सबसे पहली चीज़ होती है डेटा टाइप। मैंने यहाँ पर ए लिखना था, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, डेटा टाइप, ठीक है, तीनों जगह डेटा टाइप। अच्छा, डिक्लेरेशन कैसे होगी, कि सबसे पहले आप डेटा टाइप बताओगे कि भाई किस टाइप का डेटा आने वाला है, किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा ये एरे। उसके बाद आप ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, जहां पर भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख जाए आप समझ जाओ यहाँ पर क्या बात हो रही है, एरे की बात हो रही है। आपने सबसे पहले डेटा टाइप बताई कि भाई किस टाइप का डेटा आने वाला है, फिर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और उसके बाद आप अपने एरे को कोई भी नाम दे सकते हो। सेमीकोलन लगाई, ये आपका एरे डिक्लेयर हो गया। ये आपके प्रोग्राम को पता चल गया कि भाई हाँ, आप आने वाले टाइम पर एक इस नाम का जो है वो एरे यूज करने वाले, उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाओगे, और वो किस टाइप की होगी, यहाँ पर जो टाइप आपने बताई हुई होगी। फिर उसके बाद बारी आती है मेमोरी एलोकेशन की। मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब है, मान लो मैंने आपको बोला कि भाई, मैंने आपको एक क्लास दी, मैंने बोला कि भाई यहाँ पर ना स्टूडेंट्स आएंगे, तो आपने उनको बिठाना है। तो आप क्या करोगे, आप उनके लिए चेयर्स जो है वो अरेंज करवा दोगे, ठीक है, आप उनके लिए चेयर्स अरेंज करवाओगे। अब मैंने आपको बोला कि भाई 20 स्टूडेंट्स आएंगे, तो आप क्या करोगे, 20 सीट्स लगा लोगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, 10 लगाओगे, एक की गोद में एक को बिठाओगे, ऐसे थोड़ी करोगे, जाहिर सी बात है। आप क्या करोगे, जितने स्टूडेंट्स का मैंने आपको बोला होगा, आप उतनी जो है वो उनके लिए मेमोरी एलोकेशन करवा दोगे, मेमोरी एलोकेट करवा दोगे, उनके लिए सीट्स रिजर्व करवा दोगे। तो यही कॉन्सेप्ट होता है एरे में भी, कि आप डिक्लेरेशन और मेमोरी एलोकेशन एक साथ कैसे कर सकते हो, कि आपने डिक्लेरेशन सिंपल वैसी होगी कि भाई डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी, एरे का नाम आ जाएगा, उसके बाद आप इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर यहाँ पर क्या बोलोगे, न्यू डेटा टाइप बताओगे दोबारा से, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप साइज बता दोगे। साइज का मतलब कि आपके एरे में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, 5 आने वाले हैं, 6 आने वाले हैं। जब भी, अब ये इसको साइज भी बोला जाता है, इसको एरे की लेंथ भी बोली जाती है। और हमेशा लेंथ, हमेशा आप कहाँ से स्टार्ट करना शुरू करते हो, 1 से स्टार्ट करना शुरू करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मेरे पास 5 एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गए, 5 एलिमेंट्स हो गए। हमेशा लेंथ आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपने अपने एरे को, ये क्या कहलाती है, मेमोरी एलोकेशन कहलाती है, कि आपने अपने एरे को बता दिया कि भाई तुम्हारे अंदर इतने एलिमेंट्स आने वाले हैं, तुम इनके लिए जगह बनाकर रख लो। तो एरे बोलेगा जी सरकार, मैंने आपके लिए इतने एलिमेंट्स के लिए जगह बनाकर रख ली है। यहां तक तो काम हो गया डिक्लेरेशन और मेमोरी एलोकेशन का। अब बारी आती है उन स्टूडेंट्स को बिठाना सीट पर। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ हैं, तो ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन, कि आपने भाई डेटा टाइप तो आपने बता दी, आपने मेमोरी एलोकेट भी करा दी। अब आपने जो है वो क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने उनको सीट्स, आपने बताना है कि भाई कौन से स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या कर सकते हो, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन अगर आप एक लाइन में करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हो, कि पहले डेटा टाइप, फिर उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपका जो है वो एरे का नाम, ये तो हो गई आपकी डिक्लेरेशन। उसके बाद अब आपने इनिशियलाइजेशन भी करनी है, आपने बताना है कि इस एरे में कौन आने वाला है। आपने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, और जब भी आप एरे के एलिमेंट्स बताओगे आप लगाओगे कर्ली ब्रैकेट में। कर्ली ब्रैकेट में आपने बोला कि भाई ये मेरा पहला एलिमेंट है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए बीच में आप क्या लगाओगे, कॉमा का साइन लगाओगे। और जितने भी आप यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स देना चाहो आप दे सकते हो, ठीक है। आप जितने भी एलिमेंट्स दोगे वो आपका क्या बन जाएगा, साइज बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर 5 एलिमेंट्स दिए तो मेरे एरे का क्या साइज हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 स्टूडेंट्स हैं या 5 नंबर्स हैं, 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये होता है। अब एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है एरे इंडेक्सेस। इंडेक्सेस क्या होते हैं,
जैसे हम जाते हैं एग्जाम देने, ठीक है, हम एग्जाम देने जाते हैं, ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा याद आ रहा होगा कि हमने पहले भी पढ़ी हुई है, जब हमने कैरेक्टर का टॉपिक पढ़ा था और उसमें हमने उसका स्ट्रिंग का टॉपिक पढ़ा था, तब हम लोगों ने इस तरीके की चीज़ें पढ़ी थी कि इंडेक्स वैल्यूज होती हैं कुछ, कि जीरो से स्टार्ट होती हैं, हमेशा इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। अब ये जो एरे के एलिमेंट्स है ना, इनको भी एक इंडेक्स वैल्यू दी जाती है। जो पहला एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू है जीरो, जो दूसरा एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू है वन। इस तरीके से इंडेक्स वैल्यूज देती जाती है, मतलब जैसे जैसे एलिमेंट आता रहेगा उसको हम एक इंडेक्स वैल्यू दे देंगे और उस इंडेक्स वैल्यू की मदद से हम अपने एरे के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। कितनी जबरदस्त चीज है कि मान लो अगर मेरे एलिमेंट में 500 एलिमेंट्स हैं, मेरे एरे में 500 एलिमेंट्स हैं, मैं उस 500 में से किसी भी एलिमेंट को फौरन से एक्सेस कर सकता हूं, बहुत फास्टली एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है। एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन एरे इज वेरी फास्ट, ठीक है। हम एरे के एलिमेंट्स को बहुत तेजी से फास्ट जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हर एलिमेंट की क्या होती है, हमें इंडेक्स वैल्यू पता होती है, हम सिर्फ इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे, हमें वो एलिमेंट मिल जाएगा। तो एरे में हमारे पास जो इंडेक्सिंग का टॉपिक होता है वो क्या होता है कि जीरो से इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है, जैसे जैसे एलिमेंट आता रहेगा उसको एक इंडेक्स वैल्यू दे दी जाएगी। पहला एलिमेंट आया उसको इंडेक्स वैल्यू दे दी जीरो, दूसरा एलिमेंट आया उसको इंडेक्स वैल्यू दे दी वन। अब एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट तो जीरो से होती है, खत्म कहाँ होती है, n-1 तक। मतलब n का मतलब क्या है, साइज ऑफ एन एरे। अगर 5 साइज है आपके एरे का तो इंडेक्स वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 4 तक। क्यों? क्योंकि अगर मानो मेरे पास, मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, इसमें जो है ना थोड़े से बिगनर्स जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास जो है वो 5 एलिमेंट्स हैं, एक पहला एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा एलिमेंट ये है, ठीक है। ये मेरे पास समझ लो ये 5 एलिमेंट्स है, 5 वैल्यूज हैं जो मेरे एरे में स्टोर हुई हैं। अब इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, इसकी इंडेक्स वैल्यू होगी जीरो, क्योंकि इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, वन। इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, टू, ठीक है। फिर इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, थ्री, ठीक है। और इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 4। तो देखो n-1 तक जा रहा है मेरा इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स क्या है, n क्या है, 5, क्योंकि 5 एलिमेंट्स है तो एलिमेंट्स क्या है मेरे, 5 हैं, साइज क्या है, 5 है। और यहाँ पर इंडेक्स मेरा कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, मतलब n-1 तक। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, एलिमेंट्स का और उनके इंडेक्सेस का, कि जो पहला एलिमेंट होगा उसकी इंडेक्स वैल्यू होगी जीरो, फिर जो दूसरा आएगा उसकी इंडेक्स वैल्यू वन। इस तरीके से आप इंडेक्स वैल्यू दे देते हो और इन इंडेक्स वैल्यू की मदद से आप अपने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। मान लो मैंने 4 को एक्सेस करना है, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई एरे की जो तीसरे इंडेक्स पर वैल्यू है मुझे वो बता दो, तो वो क्या होगा, 4 मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। अब बातें बहुत हो गई यार, अब करके देखेंगे ताकि भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें क्या हो जाए, एरे जो है वो अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो मैं एक काम ये करूंगा कि मैं सबसे पहले तो आकर मैं यहाँ पर लिख लूंगा मेन, और जैसे ही मैं मेन लिखूंगा तो VS कोड मुझसे पूछेगा कि भाई क्या आप इंटर प्रेस करके जादू देखना चाहोगे। मैंने बोला हाँ भाई देखना चाहूंगा, मैंने इंटर प्रेस करा और ये जादू मेरे पास आ गया। अब उसके बाद एक काम ये करते हैं कि मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ से नीचे आ जाता हूँ। अब पहले वाला तरीका हम देख लेते हैं कि भाई अगर मैंने अपने एरे को डिक्लेयर करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एरे बनाया इंट एज के नाम से, ठीक है। और अब ये क्या हुआ, ये तो एक वेरिएबल बन गया, ये एक वेरिएबल बन गया, लेकिन मैंने मल्टीपल एजेस को स्टोर करवाना है, तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा। एरे के लिए मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना है, मुझे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। अब ये जो एक वेरिएबल है ये आम वेरिएबल नहीं है, ये एक क्या है, ये एक एरे है, और मैंने इसको क्या करा दिया, यहाँ पर डिक्लेयर करा दिया, ठीक है भाई। इसको डिक्लेयर की स्पेलिंग ज़रा सही कर लेते हैं, कि स्पेलिंग मिस्टेक बड़ी होती है यार। यहाँ पर आ जाते हैं, चलो। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको मेमोरी एलोकेट करानी है, ठीक है। मैंने क्या करना है, इसको मेमोरी एलोकेट करानी है। तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपल अपने एरे का नाम लिखूंगा, ठीक है। मैंने इसका एरे का नाम लिखा, उसके बाद मैं लिखूंगा न्यू का कीवर्ड। न्यू का कीवर्ड के बाद मैं इसकी डेटा टाइप बताऊंगा। डेटा टाइप क्या है, इंट है, तो मैंने बोला इंट। और इसके अंदर अब मैं बता दूंगा कि कितनी एजेस में स्टोर करना चाहता हूं। मैंने बोला कि भाई मैं 6 एजेस को क्या करना चाहता हूं, स्टोर करना चाहता हूं अपने सिर्फ एक इस वेरिएबल के अंदर। तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर मेमोरी भी एलोकेट हो गई, ठीक है। अभी मैं पहला तरीका बता रहा हूँ कि आप एरे को कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड, ठीक है। इस तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर फर्स्ट मेथड। अगर आप इस तरीके के यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, अपने वेरिएबल को, अपने एरे को बता दिया कि भाई तुम्हारे अंदर 6 वेरिएबल्स आने वाले हैं, 6 एलिमेंट्स आने वाले हैं, ठीक है भाई। किस टाइप के आने वाले हैं, इंटीजर टाइप के आने वाले हैं। अब मैं अपने एरे को क्या करना चाहता हूँ, इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। अब इनिशियलाइज कैसे करूँगा, कितना एलिमेंट है, 6, तो इसका इंडेक्स वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 0 से 5 तक। 0 से 5 तक अगर हम काउंट करें तो 0 1 2 3 4 5, तो ये कितने 6 एलिमेंट्स ही बन रहे हैं। तो 0 से 5 तक इंडेक्स वैल्यू होंगी। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास, 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब आ जाते हैं, मुझे अपने वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करनी है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने एज लिखूंगा यहाँ पर। एज के बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, और जो पहली वैल्यू होगी वो किस इंडेक्स पर जाएगी, वो जाएगी 0 इंडेक्स पर। तो मैंने बोल दिया कि भाई जो मेरा एरे है उसकी 0 इंडेक्स पर क्या वैल्यू असाइन करवा दो, क्या स्टोर करवा दो। मैंने पहली एज दे दी फॉर एग्जाम्पल 20, सिंपल,
ये क्या हो चुका है, ये मेरी जीरो इंडेक्स पर पहला जो एलिमेंट आया है मेरा वो क्या आया है, 20 आ चुका है मेरे एरे में। अब मैंने कितने करने हैं, मैंने यहाँ पर करने हैं 5, तो मैंने ये जीरो इंडेक्स पर वो आ गया, 1 पर, 2 पर, ठीक है, 3 पर, और यहाँ पर हम आएंगे इसको कर देंगे 4 पर, और इसको मैं यहाँ पर इसको बंद भी करना है, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे बंद करके, और यहाँ पर आखिरी जो मेरा होगा वो क्या होगा, 5 इंडेक्स पर, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 एलिमेंट्स। यहाँ पर मैंने यही बोला था कि भाई 6 लोगों के लिए जगह बना लो, इसने देखो 6 लोगों के लिए जगह बना ली, और इंडेक्स वैल्यू क्या है 0 से 5 तक। तो देखो अब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैंने बोल दिया कि भाई इसको एज दे दो 30, इसको दे दो 40, इसको दे दो 50, इसको दे दो 60, और इसको दे दो 70। आप कोई भी एज यहाँ पर ले सकते हो। देखो कौन सी किस डेटा टाइप की वैल्यू आने वाली है, इंटीजर टाइप की, जो मैंने यहाँ पर पहले ही बता दी थी। अगर मैं यहाँ पर कोई और डेटा टाइप की वैल्यू देना चाहूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं स्ट्रिंग पास करवा रहा हूं, और मैंने अपने एरे को क्या बोला है कि तुम्हारे अंदर इंटीजर टाइप का आएगा, तो यहां पर मुझे एरे मिलेगा। तो इस वजह से मुझे यहां पर कोई स्ट्रिंग वगैरह पास नहीं करवानी है, मुझे क्या करना है, मुझे इंटीजर वैल्यू ही पास करवानी है, क्योंकि मैंने अपने एरे को इंटीजर वैल्यू के लिए बनाया है। ये हमने अपने एरे की वैल्यूज को इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अगर आपको रन करके दिखाऊंगा तो अभी कुछ भी नहीं होगा। अभी सिर्फ हुआ क्या है कि एक एरे बना है, उसको मेमोरी एलोकेट करवा दी कि भाई 6 वैल्यूज तुम्हारे पास आने वाली हैं, और उन 6 वैल्यूज को हमने स्टोर करवा दिया, बस, और कुछ भी नहीं करा। अब मैंने आपको बोला था कि एरे में बहुत जो है ना, अगर हम बात करें एक्सेसिंग एलिमेंट बहुत फास्ट होती है, कि भाई मैं किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ तो वो फास्ट है। कैसे? अगर मैं यहाँ पर लिखूँ साउट लिखूँ, और मैंने अपने किसी भी एरे के एलिमेंट को जो है वो एक्सेस करना है, मान लो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ ये 50 वाली एज को, मैं 50 वाली एज को जो है वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपने एरे का नाम लिखूंगा, एरे के नाम के बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका इंडेक्स क्या है 3, तो अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, और अब अगर आपको यहाँ पर रन करके दिखाऊंगा तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 50। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि भाई मेरे एरे पर जाओ, और जो थर्ड इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है मुझे उसको प्रिंट करा के दिखा दो। तो देखो इसने मुझे यहाँ पर प्रिंट करा के दिखा दिया। तो ये कितनी जबरदस्त चीज है कि हम जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को, सेम डेटा टाइप के मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हैं। एक तो ये तरीका है आपका एरे बनाने का। मैं इसको कर देता हूं यहां पर क्या, कमेंट, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं दूसरा तरीका, देखते हो जो दूसरा तरीका मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मुझे वो तरीका बहुत अच्छा लगता है भाई। तो यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, सेकंड मेथड। अब ये क्या होने वाला है, मान लो मैं एक एरे बनाता हूँ इंट मार्क्स के नाम से, ठीक है। अभी ये क्या बना है, मैं इसको ये स्पेलिंग जरा सही कर लूँ, मार्क्स। अभी ये क्या बना है, अभी ये एक वेरिएबल बन गया मार्क्स के नाम से, लेकिन मुझे मल्टीपल मार्क्स को स्टोर करवाना है, सेम डेटा टाइप के मल्टीपल मार्क्स को क्या करना है, स्टोर करवाना है। तो मुझे इसको क्या बनाना पड़ेगा, एरे। तो एरे बनाने के लिए मैं क्या यूज कर लूंगा, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब ये क्या बन चुका है, एक एरे बन चुका है। अच्छा एक चीज और, ये चीज आप एक लाइन में भी कर सकते हो, ठीक है, ये चीज आप एक लाइन में भी कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर बताई हुई है कि डिक्लेरेशन प्लस मेमोरी एलोकेशन आप एक लाइन में भी कर सकते हो। मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि बिगिनर्स को आराम से समझ आए, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया, मैंने ये बता दिया। अब मैं करके दिखाने वाला हूं आपको इनिशियलाइजेशन, और इनिशियलाइजेशन ऐसे ही इनिशियलाइज करूंगा कि वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, साइज खुद ही डिसाइड कर लेगा। अब वो कैसे होगी, मैं यहां पर यूज करूंगा अपना मार्क्स का वेरिएबल, एरे का नाम, उसके बाद मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया, फिर मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं अपने एलिमेंट्स बताऊंगा कि भाई मार्क्स आने वाले हैं। तो मैंने बोला कि भाई पहला जो एलिमेंट है उसके मार्क्स हैं 55, दूसरे हम रख लेते हैं 67, फिर तीसरा हम रख लेते हैं 45, चौथा हम रख लेते हैं 78, पांचवा हम रख लेते हैं 88। मैंने यहाँ पर कितने एलिमेंट्स दिए हैं, मैंने एलिमेंट्स दिए हैं यहाँ पर 5 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर दिए, मैंने इसको दिए हैं 5 एलिमेंट्स दे दिए हैं। अब क्या होगा, अच्छा एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी है, और वो मैंने क्या करा है, मुझे इसको यहाँ पर एक लाइन में ही मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ, और मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ ताकि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन मेरी एक ही लाइन में हो सके। तो मैं इसको एक सेकेंड, ये इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ इंट, और इंट के बाद मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ मार्क्स, ठीक है। तो अब ये क्या हो चुका है, एक एरे बना, उसका नाम क्या है मार्क्स। ये आपकी क्या हो गई, डिक्लेरेशन हो गई। इस साइड वाली पूरी चीज क्या हो गई, डिक्लेरेशन हो गई। अब इनिशियलाइजेशन भी करवानी है, तो मैंने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कैसे करवाई कि असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर बोला कर्ली ब्रैकेट में कि पहला एलिमेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा एलिमेंट ये है। अब आप बोलोगे कि यार अब आपने तो मेमोरी एलोकेशन तो करवाई नहीं। तो देखो जावा में क्या होता है, या और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, आपका जो है वो एरे का एरे जो है वो खुद ही जो है वो क्या कर लेता है, अपना साइज डिफाइन कर लेता है। कैसे कि जब आपने यहाँ पर कितने एलिमेंट्स दिए, 5 एलिमेंट्स दिए, तो अब इस एरे का क्या
क्या साइज हो गया, 5 हो गया, बस सिंपल। आप वहां पर चाहो तो आप पहले मेमोरी एलोकेट भी करवा सकते हो, ठीक है। ये तरीका भी यूज होता है, कहां पर यूज होता है ये अभी हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि ये वाली प्रैक्टिस हम कहां पर यूज करेंगे और ये वाली प्रैक्टिस हम कहां पर यूज करेंगे। अभी मुझे पता है कि मेरे एलिमेंट में 5 ही एलिमेंट्स आने और मैंने 5 ही देने, तो मैंने यहाँ पर सिंपल 5 दे दिए, मैंने मेमोरी एलोकेट कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं यूजर से जो है वो एरे एलिमेंट्स जो है वो लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैं यूजर से लेना चाहता हूँ, तो मुझे नहीं पता कि यूजर कितने देगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वहां पर पहले ही अपने एरे को क्या कर सकता हूँ, एक मेमोरी एलोकेट करवा सकता हूँ कि भाई ज्यादा से ज्यादा तुम अपने अंदर इतने वेरिएबल्स को, इतने एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका यहाँ पर यूज हो जाता है। लेकिन अभी हम इस पर आते हैं, हमने बोला कि भाई हमें जो है वो 5 मार्क्स जो है वो स्टोर करवाने थे, मैंने 5 मार्क्स जो है वो एक ही वेरिएबल के अंदर उसको एरे बनाया और उसके अंदर मैंने उसको स्टोर करवा दिया, सिंपल। अब अगर मैंने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, कैसे करूंगा मैं, अब इसकी भी जाहिर सी बात है, इंडेक्स वैल्यू क्या है 0, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 1, इसकी इंडेक्स वैल्यू है 2, इसकी इंडेक्स वैल्यू है 3 और इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है 4 है। तो अगर मैंने फॉर एग्जांपल 78 को एक्सेस करना है, मैंने बोला कि भाई जो चौथे सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, ठीक है, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट और चौथा सब्जेक्ट, मैंने बोला भाई चौथे सब्जेक्ट को जो मार्क्स हैं वो मुझे बताओ। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा साउट, साउट के अंदर मैं लिखूंगा अपने एरे का नाम, एरे के नाम के अंदर मैं ये लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट और अब मैं इंडेक्स वैल्यू पास करा दूंगा। तो चौथे एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3, तो चौथे एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3, कंट्रोल से सेव करूंगा और अब आपको यहाँ पर रन करके दिखाऊंगा, तो अब मुझे मिल जाएगा 78, ठीक है। मैं आपको इसको यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ, तो ये यहाँ पर रन होगा और यहाँ पर मुझे क्या मिल चुका है, मुझे मिल चुका है भाई 78, ठीक है। तो देखो कितनी जबरदस्त चीज है कि हम बहुत सारे एलिमेंट्स को, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 5 एलिमेंट्स लो यार, आप 1000 एलिमेंट्स भी बना सकते हो। आप इन सारे एलिमेंट्स को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करा सकते हो अगर आप उसको क्या बना दो, एक एरे बना दो। और ये हमारी इंडेक्सिंग वैल्यूज होती हैं कि भाई ये जो एलिमेंट आया है इसकी पोजीशन क्या है, इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, ये कहां पर आकर बैठा है, इसका रोल नंबर क्या है, ऐसे समझ लो एक स्टूडेंट आकर बैठा तो उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है। तो ये है, तो ये इंडेक्सिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग का टॉपिक हम पहले भी अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक और चीज मैं बता देता हूं इस वीडियो में, ठीक है। तो फिर हम आगे आने वाली वीडियोस में भी एक टॉपिक और हमारा आएगा जो एरे से रिलेटेड है और वो है फॉर ईच लूप का। मैंने आप लोगों को 3 लूप्स के बारे में बताया था, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, अच्छे से हमने देखा था। लेकिन एक और लूप भी होता है और वो होता है फॉर ईच लूप, जो हम एरेज में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और तब भी हम एरेज को बहुत अच्छे से जो है वो सीखेंगे, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मान लो कि मेरे पास एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मैं क्या करूंगा, मैं उनको जो है वो एक एक करके गिनूंगा कि 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट। मेरे पास कोई तरीका होना चाहिए ना जिससे मैं फौरन से एरे की लेंथ मुझे पता चल जाए। तो उसके लिए आपको याद आ रहा होगा हमने एक और चीज करी है जो कि हमने स्ट्रिंग में भी करी है, और वो क्या करिए, अगर मैं यहां पर आकर लिखूं साउट और साउट के अंदर मैं लिख दूं एरे का नाम, एरे का नाम क्या है मेरे मार्क्स, उसके बाद मैं डॉट लिखूं और डॉट के बाद मैं लिख दूं लेंथ, ठीक है, लेंथ की प्रॉपर्टी यूज कर लूं। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, ये इस एरे की मुझे लेंथ बता देगा। तो इस एरे की लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो मेरे पास क्या आउटपुट आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5। मैं आपको यहाँ पे प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ अपना। तो अब मेरे पास क्या होगा, 78 तो आएगा क्योंकि मैंने उसको कॉमेंट नहीं करा, इसका आंसर आ जाएगा 78 और इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 5। तो देखो 5 क्या है आपका एरे की लेंथ है। तो इससे क्या कर सकते हो, आप अपने एरे की लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो। आने वाली वीडियोस में हम फॉर ईच लूप को भी पढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे कि अभी तो हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, अगर हम सारे एलिमेंट्स को ऑटोमेटिकली रिपीटेडली एक्सेस करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम करेंगे लूप्स के थ्रू। और इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वरना फिर वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर मसला हो जाता है आप लोगों के लिए भी। ज़्यादा मैं नहीं चाहता कि मैं जो है वो बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनाऊँ, मैं चाहता हूँ कि छोटी वीडियोज़ रहें और ज़्यादा टॉपिक्स भी एक साथ जो है वो मिक्स ना हो, ताकि आप लोग जो है वो अच्छे से सारी चीज़ों को सीख सको, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। वीडियो को देखकर 1-2 बार प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कर लेना ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।